हेलो एवरीवन। यूकेपीएससी एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसे अभ्यर्थी जो इस एग्जाम की आगे चल करके प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, दोनों ही तरीके के अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज का ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सिलेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, और वो है यूकेपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किस तरीके की नॉलेज आयोग आपसे चाहता है। यह समझ में आता है जब आप यूकेपीएससी का सिलेबस चेक करते हैं। सिलेबस बताता है आपको किस सब्जेक्ट में किस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एग्जाम में किस तरीके की और किस सब्जेक्ट को लेकर के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको लेकर के आपकी समझ कितनी डीप होनी चाहिए। वर्तमान के समायोजन के साथ विस्तार, भौगोलिक और आर्थिक समस्याओं से परिचित होते हुए इतिहास से भी परिचित होना है। यानी कि आपको नॉलेज ऐसा नहीं है कि आप बहुत विशेषज्ञ बन जाएं, लेकिन इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम के हर एक पहलू से बेहतर तरीके से परिचित हों, ताकि जब आप यूकेपीएससी एग्जाम में सेलेक्ट हों तो आप राज्य में अपनी सेवा को सबसे बेहतर तरीके से दे सकें। तो चलिए समझते हैं आखिर यूकेपीएससी की डिमांड क्या है, सिलेबस प्रीलिम से लेकर के मेंस में क्या रहेगा और आपको किस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाकर इसको लेकर चलना होगा। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यूकेपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है। जिन व्यक्तियों ने नहीं देखा, जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। हम आज उसी कड़ी में आज बढ़ेंगे प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको प्रीलिम्स का जो पेपर है, प्रीलिम्स में मैंने बताया था आपको दो पेपर होने, ठीक है। तो पहले प्रीलिम्स का सिलेबस चेक करते हैं। देखिए, प्रथम जो प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रकार का होना है। 150 संख्या प्रश्नों की रहेगी। टोटल 150 नंबर का पेपर भी रहेगा, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और 2 घंटे में पेपर आपको प्रीलिम्स का देना होता है, एक पेपर, ठीक है। पहला जो पेपर यहां पर है आपको कौन सा है, वो है आपका जीएस का पेपर होता है। अब यहां पे देखिए तो 1.3 यानी कि उत्तराखंड राज्य संदर्भ में जो क्वेश्चन यहां पे 150 पूछे जाएंगे, इस 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपको इंडिया और इंटरनेशनल रिलेटेड जीएस करंट से होगा। वहीं 50 जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वो आपको यूके यानी कि उत्तराखंड रिलेटेड जीएस से रहेगा। इसलिए 1/3 आपकी जो जानकारी है वो उत्तराखंड बेस होगी। अब क्या क्या पूछा जाएगा वो समझिएगा। सबसे पहले आते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 जो है भारत के इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो जानकारी शुरू होती है इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हड़प्पा से, हड़प्पा सभ्यता से होते हुए वैदिक सभ्यता, संगम युग, महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, धार्मिक आंदोलन जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत, शैव मत, पारसी, यूनानी संपर्क और उनसे संबंधित पहलुओं को लेकर के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि ये सब चीजें आपको प्राचीन काल से संबंधित पढ़नी। प्रागैतिहासिक काल से फिर आप अलग अलग साम्राज्यों और उनके विस्तार को समझेंगे, जिसमें पहला साम्राज्य जो है मौर्य साम्राज्य आता है। मौर्य साम्राज्य में आपको चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसके धम्म, मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, कला, कुषाण और संबंधित अन्य पहलुओं को पढ़ना है। मौर्य प्रशासन के बाद एक प्रमुख प्रशासन आपको साम्राज्य फैलता है भारत में, गुप्त प्रशासन। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है, उसका सुदृढ़ीकरण किसके द्वारा किया गया, उसके पतन के क्या कारण रहे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, गुप्तकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला और उनसे संबंधित पहलू। इतना जब आप पढ़ लेते हैं, जब गुप्तकालीन प्रशासन उसकी समझ बेहतर हो जाती है, तो उसकी कड़ी में अगला जो प्रशासन शुरू होता है उसको हम कहते हैं उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। उत्तर गुप्त काल में आपको हर्षवर्धन हो गए, पाल वंश हो गया, प्रतिहार हो गए, राजपूत हो गए, चोल हो गए, पल्लव है, चंदेल है, परमार है, चौहान है, यानी कि 650 से लेकर के 1200 ईस्वी तक मध्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास और उससे संबंधित पहलुओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे आप इसे यहां पे खत्म करते हैं, प्राचीन काल समाप्त होता है और मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी शुरू होती है। मध्यकालीन इतिहास में इस्लाम का आगमन होता है और इस्लाम का आगमन के साथ इस्लाम के सल्तनत कालीन यहाँ पे प्रशासन, मुगल कालीन प्रशासन का भी विस्तार होता है। फिर उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले अगर हम देखें तो इसमें इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत कालीन का प्रशासन, उनके पतन का कारण, उसके समय की समाज व्यवस्था, इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला है, विजयनगर का साम्राज्य है, सूफी मत है, भक्ति आंदोलन है, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। सल्तनत काल के बाद एक बड़ा साम्राज्य बनता है मुगल प्रशासन। मुगल साम्राज्य के बारे में यहां पर देखा जाए तो इसमें बाबर आते हैं, शेरशाह सूरी हैं, अकबर हैं, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल प्रशासन के पतन का कारण क्या रहा, मुगल प्रशासन कैसा था,
जागीरदारी और मनसबदारी जो व्यवस्थाएं थी उनका क्या महत्व है, मुगल कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, स्थापत्य कैसा रहा। इसके साथ साथ उसी समय या उसके पश्चात हम देखें तो क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ शक्तियां का विस्तार होता है, जिसमें मराठा हैं, सिख हैं, जाट हैं और उनसे संबंधित यहां पर पहलुओं को, उनके संबंधित साम्राज्य को, उनसे संबंधित शासकों के, उनके समय की अर्थव्यवस्था प्रशासन को भी समझना है। मुगलों के पतन के साथ ही यूरोपियों का आगमन होता है और आधुनिक भारत की यहां पर नींव पड़ जाती है। तो आधुनिक भारत में हम देखते हैं तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी इनका आगमन होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन 1758 से 1857 तक, इनसे संबंधित पहलू, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव, उनसे संबंधित पहलू, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उनसे संबंधित पहलुओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मुगल साम्राज्य में देखा जाए तो वायसराय वाली व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो वायसराय कौन कौन से रहे, उनके द्वारा क्या क्या प्रमुख काम किए गए, वो आपको पता होना चाहिए। 1858 से 1947। इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, 19वीं और 20वीं सदी के गैर आदिवासी जातीय किसान आंदोलन। 1857 के बाद ब्रिटिश शासन, भारत सरकार अधिनियम और उनसे संबंधित पहलू को भी आप अच्छी समझ इसके बारे में होनी चाहिए। 1858 के बाद हम देखें प्रशासनिक सामाजिक न्यायिक प्रणाली, प्रशासनिक शिक्षा, न्यायिक सुधार और संबंधित अन्य पहलुओं की जानकारी होगा। भारत में हम देखते हैं तो राष्ट्रवाद का विकास है, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय है, यह भी आपको इतिहास में पढ़ना होगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हम देखते हैं तो उसका उद्गम कैसे हुआ, उदारवादी अतिवादी दल, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन और मार्ले मिंटो सुधार से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध की घटना और उस समय राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से हुए। तो होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता 1916, 1917 के अगस्त घोषणा, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी युग, भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा घटना, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड एवं पूना समझौता, ये सब कुछ आपको यहां पर राष्ट्रीय आंदोलन के तहत पढ़ना है। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई जो शुरू होती है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें पाकिस्तान की मांग का होना, कृष्ण मिशन का आना, भारत छोड़ो आंदोलन होना, कैबिनेट मिशन की योजना, आजाद हिंद फौज, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का विभाजन, आजादी के बाद का भारत, नवीन क्रियाकलाप संगठन और उनसे संबंधित पहलू। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। आपको यूनिट 1 में हमने इतिहास पढ़ना है भारत का, जिसमें भारत का इतिहास हो गया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उस समय के यहाँ पे सभी प्रमुख घटनाएं। जैसा कि हमने कहा कि देखिए 1/3 आपको उत्तराखंड राज्य विशेष का जीएस भी पढ़ना है, तो इसमें आता है उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ना। अब उत्तराखंड का इतिहास संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, कुड़िंद एवं योधे, कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश, गढ़वाल का परमार राजवंश, कुमायूं का चंद राजवंश, गोरखा आक्रमण शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष 1857, उत्तराखंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, उत्तराखंड का जन आंदोलन और उनसे संबंधित पहलुओं की जानकारी का होना। पहला यूनिट कंप्लीट हो गया, यानी कि एक सब्जेक्ट जो इतिहास हो गया। इससे रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा है, देखिए यही चीज आपको मेंस में भी पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अलग से मेंस में कुछ और जुड़ेगी, यही सब आपको मेंस में भी आएगा। यानी एक चीज अच्छी है, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी मेंस की तैयारी होती रहती है जी। अगर आपने प्रीलिम्स के लिए इतिहास को कंप्लीट कर लिया है तो जीएस के लिए यही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मेंस में उतनी मेहनत नहीं है, बस रिवीजन आपको करना होता है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, बस मेंस में इतनी मेहनत और है। अब देखिए इसी तरह भूगोल का भी है, यानी प्रीलिम्स से जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो सारे के सारे मेंस में भी आने हैं, तो सिलेबस सेम रहना है, सिलेबस में मेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब देख लेते हैं भूगोल के बारे में। तो देखिए इसमें भारत और विश्व का भूगोल दोनों पूछा जाएगा। अब यूनिट 2 में पहले आता है, यूनिट 2 के अंतर्गत विश्व का भूगोल में क्या क्या आएगा आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे कि विविध शाखाएं, यानी भूगोल के अध्ययन के लिए कौन कौन सी शाखाएं हैं, पृथ्वी का सौर मंडल, अक्षांश देशांतर, समय परिभ्रमण, परिक्रमण, ग्रहण, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, जलमंडल, झीलें, चट्टान, वायुमंडल की परतें, उनकी संरचना, सौर ताप, आर्द्रता, महासागरीय नितल की बनावट, धाराएं, ज्वार भाटा, तापमान एवं खारापन,
कृषि, पौधे, जंतु, पशुपालन, ऊर्जा, खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रजातियां, जनजातियां, प्रवास, परिवहन, संचार, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, पर्यावरण, विश्व व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक गुट, भौगोलिक शब्दावलियां और उनसे संबंधित पहलू। ये सब कुछ आपको विस्तार से पढ़ना है। यहाँ एक एक शब्द लिखा है, लेकिन इस शब्द के अंतर्गत काफी सारा सिलेबस है। जब आप यहाँ पर बुक्स उठाकर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको काफी कुछ मिलता है। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर इन सारी चीजों को हम विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद आता है भारत का भूगोल और उत्तराखंड का भूगोल भी। भारत के भूगोल में भी आपसे क्या पूछा जाएगा, उसमें भारत का भौगोलिक परिचय होगा, उच्चावच और संरचना होगी, जलवायु भारत की, अपवाह प्रणाली भारत की, वनस्पति और पौधे हैं, जंतु, पशुपालन, मिट्टी, जल संसाधन, सिंचाई, बिजली, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, जाति, जनजातियां, विदेशी व्यापार, संचार तंत्र, संचार, परिवहन, नगरीकरण, सामाजिक परिस्थितियां, अधिवास, प्रदूषण संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में भारत के भूगोल में पढ़ना है। फिर आता है, तो आपने इंटरनेशनल यानी कि विश्व का भूगोल पढ़ लिया, भारत का भूगोल पढ़ लिया, अब राज्य का भूगोल पढ़ना है। तो राज्य का भूगोल यानी कि उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड के भूगोल में भी आपको क्या करना है, भौगोलिक अवस्थिति, भू आकृति संरचना, जलवायु, जल प्रवाह तंत्र, जाति, जनजातियां, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, मुख्य नगर, सिंचाई, वनस्पति, परिवहन तंत्र, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आपदाएं और उससे संबंधित पहलू। तो ये 2 यूनिट हो गई आपकी। तीसरा यूनिट आता है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को लेकर के क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, इंडियन पॉलिटी भी बहुत विस्तार से पढ़ना है, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जिसमें आता है संसदीय प्रणाली कैसी है, गठबंधन की राजनीति का मतलब क्या है, क्षेत्रवाद क्या होता है, जातिवाद क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, आतंकवाद, नक्सलवाद, कल्याण में देखें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी दायरा, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रिया, प्रभाव के संदर्भ में, लिंग राजनीति जिसके माध्यम से समानता, आरक्षण, अधिकारिता, कल्याण, सुरक्षा, सुरक्षा के उपाय जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत में चुनाव सुधार को लेकर के क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, शासन, संस्थान और उससे संबंधित प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय एकता का मुद्दा हो या भारत की नाभिकीय नीतियां हो, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, आर्थिक और वित्तीय सुधार जैसे पहलू भी आपको इसमें पढ़ने। साथ ही उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी एलपीजी रिफॉर्म्स हो, राजनीति, शासन और इसके प्रभाव हो, आयोजना तंत्र हो, आयोजना की प्रकृति हो, बैंकिंग हो, नाबार्ड, आरडीबीआई हो, भारत में संस्थागत सुधार अर्थात, और साथ ही साथ यहां पर एनआरएचएम, एमएनआरआईजीए यानी कि इसमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही पहलुओं को मिलाकर के क्वेश्चन रहेगा। देश की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया, नागरिकों की भागीदारी, सिविल सोसाइटी, लोकपाल, लोकायुक्त, उससे संबंधित पहलू से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, वैश्विक स्तर पे पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, शार्क हो गया, आसियान हो गया, साफ्टा हो गया, अन्य क्षेत्रीय गुट कौन कौन से हैं, विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, वैश्विकता, ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व जैसे पहलुओं को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे संबंधित अन्य पहलू। तो ये हो गया। उसके बाद आता है भारत का संविधान। भारत के संविधान में आपको क्या पढ़ना है, तो भारत के संविधान में देखिए यहाँ पे संविधात्मक विकास हो गया, संवैधानिक असेंबली, उद्देश्य का, भारतीय संविधान की मूल्य विशेषताएं जिसमें भाग कौन कौन से हैं, कितने अनुच्छेद हैं, उनमें कौन से सिद्धांत निहित हैं, फिर मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, राज्य के निदेशात्मक सिद्धांत क्या है, संवैधानिक संशोधन प्रणाली, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन क्या है, भारत में शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय समितियां जिसमें लोक लेखा समिति, आकलन समिति, संयुक्त संसदीय समिति भी शामिल है। इसके अलावा संवैधानिक निकाय जिसमें चुनाव आयोग, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसे संबंधित पहलू भी इसमें शामिल हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ाएंगे और आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। अब भारत के संविधान के बाद फिर आता है भारत की राजनीति। ठीक है, भारतीय राजनीति से रिलेटेड भी टॉपिक्स हैं, इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक तो आता है संघीय कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय है। इसी तरह राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव से संबंधित क्वेश्चन आपको होंगे। उसके बाद आता है कि भारत में संसद और राज्य विधानसभाएं क्या है, उनका रोल क्या है, चुनाव तंत्र और उसकी प्रक्रिया क्या है, राजनीतिक दल और दबाव समूह किस तरीके से काम करते हैं, राजनीतिज्ञ सरकारी सेवकों के साथ संबंध कैसे हैं, सरकार में राजनीतिक संस्कृति का विकास कैसे हुआ है, राजनीतिक सामाजिकरण की एजेंसियां कैसे काम करती हैं, भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और उसका विकास कैसे होता है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन है, संघ राज्य क्षेत्र, अन्य विनिर्दिष्ट राज्यों और क्षेत्रों का प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, जिला प्रशासन संबंधित अन्य पहलू इसमें पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी को डिटेल से पढ़ना है, भारतीय राजनीति के बारे में पता होना चाहिए।
फिर अगला जो टॉपिक इसमें जुड़ जाता है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आपको पढ़ना है स्थानीय शासन, जिसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, राज्य वित्त आयोग, कार्य और भूमिका, स्थानीय निकायों को अधिकार देना। इसके बाद भारत में स्थानीय निकायों का स्वरूप, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद से संबंधित पहलू शामिल हैं। लोक नीति के बारे में समझिएगा। लोक नीति में हम देखते हैं तो सुशासन यानी कि सिटीजन चार्टर और ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार का निवारण, लोकपाल तथा लोकायुक्त, इसके साथ साथ आपको सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार और संबंधित अन्य पहलुओं को पढ़ना है। अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, महिला और बाल बुजुर्ग के संरक्षण संबंधित विभिन्न अधिकार और उनसे संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो काफी डिटेल से यहाँ पर चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप जब तक अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, आपको पता नहीं कि क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है, और आधी अधूरी जानकारी के साथ इस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए आपके सिलेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ये है कि आप सिलेबस को सबसे पहले डिटेल से पढ़िए, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को देखते चलिए, पूरा समझ लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और ये सारी चीजें हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे भी बहुत अच्छे से इन डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आता है उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था। अब उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि शासन प्रणाली है, राज्यपाल, विधायिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र संबंध, लोक सेवाएं हो गए, लोक सेवा आयोग हो गया, लेखा परीक्षण, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय और उसके अधिकार, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों संबंधित प्रावधान, राजभाषा, विशेष राज्य के चयन के मापदंड, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं निर्वाचन, स्थानीय शासन, पंचायती राज, समुदाय विकास, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार, विकास, सुशासन से संबंधित मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान और उनसे संबंधित अन्य पहलू, यानी कि वही सारी चीजें आपको राज्य विशेष के संदर्भ में भी डिटेल से पता होनी चाहिए। चलिए ये खत्म होता है, एक और टॉपिक खत्म हुआ। अब आते हैं 4 यूनिट होगा, 3 यूनिट खत्म होने के बाद चौथा यूनिट आपका इंडियन इकोनॉमी को लेकर के है। अब इंडियन इकोनॉमी में पहले आता है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में जैसे कि आर्थिक नीतियां, कि भारत में आर्थिक सुधार को लेकर किस तरह की पॉलिसीज हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का क्या योगदान है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई है, मुद्रास्फीति है, सामूहिक प्रगति है, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरणीय संरक्षण का मुद्दा भी इसमें शामिल है, गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम है, मानव विकास सूचकांक है, जनगणना एवं भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं, आर्थिक विकास और जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। केंद्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, भारत की प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार, वैदेशिक क्षेत्र, वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं, कर सुधार, बैंकिंग व्यवस्था, योजनागत विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय आय, भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कृषि उत्पादकता संबंधित मुद्दे, पशुधन, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, खाद्य मूल्य, बफर स्टॉक, कृषि नीति, कृषि बीज बीमा योजना। इसके अतिरिक्त भारतीय वित्तीय, मुद्रा, पूंजी और प्रतिभूति बाजार की जानकारी होना, बीमा क्षेत्र, कर संरचना, लोक वित्तीय और राजकोषीय नीतियों के बारे में पता होना, कई तरीके के अवधारणाएं और कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, जैसे व्यावर्ती योजना, स्वीट शेयर, हवाला, गिल्ट बाजार, काला बाजार, काला धन इत्यादि और उनसे संबंधित अन्य पहलू। इंडिया की इकोनॉमी के समझने के साथ साथ आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी में घट रही गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे संस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए और राज्य विशेष भी जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेशनल स्तर पर देखा जाए तो मूल रूप से आपको कुछ प्रमुख संगठनों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि WTO का काम क्या है, इसी तरह IBRD क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, शार्क क्या है, साफ्टा क्या है, ओपेक है, आसियान है, ब्रिक्स है। इन सभी संगठनों के बारे में पता होना, इनके रोल्स के बारे में पता होना। फिर पूंजी के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी विकास, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, विश्व मानव सूचकांक, पारिभाषिक शब्दावली और उनसे संबंधित अन्य पहलू। वहीं उत्तराखंड के बारे में अगर बात करें तो उत्तराखंड की इकोनॉमी के संबंध में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उत्तर अर्थव्यवस्था और बजट की मुख्य विशेषताएं, प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं, परियोजनाएं, कर, आर्थिक सुधार, योजनागत विकास, कृषि, पशुधन, खाद्यान्न सुरक्षा, लोक वित्त, राजकोषीय नीति, जनगणना, मानव सूचकांक, पर्यटन, जड़ी बूटी, संस्कृति का आर्थिक विकास, योगदान और उनसे संबंधित अन्य पहलू के बारे में। यूनिट 5 में आपको साइंस पढ़ना है। साइंस के अंतर्गत अगर हम देखें तो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड मुद्दे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान का प्रश्न जो है दैनिक अनुभव के आधार पर,
आपको बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन 10th तक की साइंस कम से कम आपको पता होना चाहिए, उसका रोल आपके जीवन में क्या है। ठीक है, तो दैनिक अनुभव प्रेक्षण संबंधित विषय, विज्ञान के सामान्य जानकारी होना किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, यानी कि आपको 10th तक की साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा समसामयिकी, जो करंट इवेंट में चल रहा होगा, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखें तो काफी सारी खोज होती रहती है, नई नई चीजों का डेवलपमेंट होता है, तो वहां पर उसके बारे में आपको साइंस से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पुरस्कार, खोज, अन्वेषण, विज्ञान कांग्रेस, सम्मेलन, प्रौद्योगिकी, सौर प्रौद्योगिकी, मानव कल्याण, स्वास्थ्य, औषध की नई प्रौद्योगिकियां, अनुप्रयोग, पर्यावरण जागरूकता, प्राकृतिक जैव संसाधन, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान विषयक अन्य संगठन, IUCN, WWF, IPCC और WHO, यूनेस्को के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, क्या रोल है, उनसे रिलेटेड जानकारी होना। सूचना प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में कंप्यूटरों का प्रयोग, ई गवर्नेंस से जानकारी भी आपको यहां पर होनी चाहिए। इसके बाद आता है अगला पर्यावरण पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में आपको पर्यावरण, सामुदायिक पर्यावरण प्रणाली, संरचनात्मक कार्य, अनुकूलन, वनस्पतियां, उनका वर्गीकरण, परंपरागत खेती, वाणिज्यिक कृषि, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, उनका क्षेत्रीय वितरण, राज्य, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि समस्याएं, कृषि विविधता इत्यादि। प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास भूमि, आर्द्र भूमि, समुद्री, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। वहीं जैव विविधता, जोखिम संरक्षण, आचार नीति और का भी उपयोग किया जाता है। पर्यावरणीय संकट के तौर पे वायु, जल, मृदा और अंतरिक्ष प्रदूषण नियम, अधिनियम, भूमंडलीय, यहां पर उष्णता की जानकारी भी इसमें दी जाती है। इसके अतिरिक्त भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, कारण और प्रभाव, सुदूर संवेदन की अवधारणाएं, GIS अनुप्रयोग, मौसम पूर्वानुमान, स्प्रेडशीट का विस्तारण अनुप्रयोग, आधार आंकड़ों का अनुप्रयोग इत्यादि शामिल है। वहीं भौतिकी यानी कि फिजिकल विज्ञान, जागरूकता के संदर्भ में कंप्यूटर, सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत, भौतिकी, कंप्यूटर संगठन, बुलियन बीजगणित, लॉजिक गेट, समस्या समाधान तकनीकें, कंप्यूटर की भाषाएं, व्यापारिक आंकड़ा प्रक्रमण, आंकड़ा संप्रेषण, कंप्यूटर नेटवर्क, सुरक्षा, इंटरनेट, मल्टीमीडिया अनुप्रयोग, क्लाउड कंप्यूटिंग, PC का अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर पैकेज, साइबर अधिनियम के मूलभूत तत्व इत्यादि भी इसमें शामिल हैं। वहीं पदार्थ और इसकी अवधारणाएं, अम्ल, क्षार, आधार, रूप, लवण तत्वों का उद्गम, वितरण, भारी और हल्का पानी, सघन पानी, शुद्धिकरण, बैटरियां, ईंधन सेल, विनाशन, विखंडन, लिपिड, हार्मोन, रसायन, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर, समानता के तत्व, संलयन, विटामिन, औषध, स्वास्थ्य देखभाल, डाइस, कॉस्मेटिक, खाद्य रसायन विज्ञान, यांत्रिकी, पदार्थ की सामान्य विशेषताएं, तरंगति, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, अंतरिक्ष भौतिकी, खगोल विद्या, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, परमाणु, विद्युत, चुंबकत्व, ऊष्मा, प्रकाश, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पर आपको होनी चाहिए इन डिटेल में। और सेमीकंडक्टर, एक्सरे, खगोल विद्या, ये सब पता होना चाहिए। जीवन विज्ञान यानी लाइफ साइंस के अंतर्गत शाखाएं, योगदान, प्राकृतिक संसाधन, उनके प्रबंधन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी और अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, जैव उत्पाद, टीके, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, आनुवंशिक रूप से अशोधित जीव धारी, भूमंडलीकरण, उष्णता, जलवायु परिवर्तन, पशुपालन, पादप और मानव कल्याण से संबंधित जानकारी होना और वैज्ञानिक परिभाषित शब्दावलियों को पता होना। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे भी आपको पता होने चाहिए। और छठी जो यूनिट है वो बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स में हम देखें तो आपको महाद्वीप और विश्व के देश, विश्व की अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं, विश्व के आश्चर्य, विश्व के धर्म, भारतीय राज्य, विश्व, भारत की प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत में वरीयता अनुक्रम, विश्व भारत के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख दर्रे, भारत के नृत्य, सांस्कृतिक संस्थान, संगीत, चित्रकला, भारतीय भाषाएं, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, मुख्य खेल, खेलों संबंधित शब्दावलियां, सम्मेलन, प्रदर्शनी, महोत्सव, कॉन्फ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट, संबंधित अन्य पहलू भी आपको डिटेल से पता होना चाहिए। ये सब कुछ यहां पर आपको यूनिट 6 के अंतर्गत पढ़ना है। तो यहाँ पे पेपर 1 यानी कि जो आपका जीएस के अंतर्गत प्रीलिम्स में हम देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ये डिटेल में अगर हम देखें, सिर्फ अभी हमने प्रीलिम्स का पेपर 1 देखा है। प्रीलिम्स का पेपर 1 जीएस का है, जिसमें आपकी 6 यूनिट है। इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक में, जिसमें जनरल साइंस भी है, साइंस एंड टेक भी है, फिर उसी में एनवायरमेंट भी है और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स भी है। तो ये सब कुछ सिर्फ आपका पैकेज है, जिसमें आपको उत्तराखंड के बारे में अलग से पढ़ना है, ये डिटेल में।
अब यहाँ पे देखिए तो आपको करीब आधे घंटे वीडियो में सिर्फ आपको जीएस का पेपर 1 पता चला है, वो भी प्रीलिम्स का। अब आते हैं, देखिए वो सारी जानकारी आपको मेंस के लिए भी है, बस मेंस में क्या है, अलग अलग पेपर बना दिए गए हैं और वो सारी जानकारी आपको अलग अलग पेपर वाइज पढ़ के जानी है। उससे पहले लेकिन हम समझ लेते हैं कि प्रीलिम्स का जो पेपर 2 है उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, जिसको हम कहते हैं सीसेट का। इसमें अगर हम देखें, नजर डालें, देखिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण या वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, पूर्णांक 150 होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.5 अंक दिए जाएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या यहां पर 80 है, जिसमें हम इन 80 प्रश्नों की संख्या में क्या क्या पूछा जाएगा पहले वो देख लेंगे, फिर 20 क्वेश्चन किस टॉपिक से होंगे वो देख लेते हैं। यूनिट 1 के अंतर्गत देखें तो यहां पर 100 पूर्णांक जो होगा इसमें 80 क्वेश्चन 120 नंबर का होगा, जिसमें आपको अभिक्षमता परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या होगा, कथन और वचन, सत्य असत्य कथन को पहचानना, एमोलॉजी, समरूपता, असमानता, निरूपण, प्रतिबिंब, प्रतिरूप से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा इसमें जो टॉपिक आता है संप्रेषण और अंतर व्यक्तिक क्षमता को लेकर के, यानी कि शब्द निर्माण, कूटबद्धता, गैर कूटबद्धता और संख्यात्मक प्रचालन। तीसरा जो टॉपिक आता है वो होता है कि आपको तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता पहचानी जाती है, जिसमें तर्क है, कथन दलील है, कथन पूर्वानुमान है, कथन क्रियाविधि है, कथन निष्कर्ष है, वाक्य से निष्कर्ष निकालना है, विषय वस्तु का पता लगाना है, प्रश्न का कथन है, वेन आरेख है, अंक गणित की संख्या श्रृंखला है, अंक गणितीय तर्क वितर्क है, आक्रात्मक वर्गीकरण और उसके संबंध अवधारणाएं भी हैं। इसके बाद निर्णय लेना और समस्या समाधान करना। निर्णय लेना, समस्या समाधान में समस्या समाधान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, कथन, कारण इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आता है सामान्य मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें दिशाबोधक परीक्षा, सामाजिक बौद्धिकता, भावात्मक बौद्धिकता, आलोचनात्मक चिंतन, वर्णाक्षर परीक्षण, आंकड़ा पर्याप्तता, अनुपस्थित स्वरूप विवेचन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है संख्यात्मक अभिज्ञान। संख्यात्मक अभिज्ञान में हम देखें तो आपको संख्या, उनका वर्गीकरण, संख्याओं की विभाज्यता का परीक्षण, विभाज्यता की सामान्य विशेषताएं, मुख्य संख्या का परीक्षण, विभाजन, शेषफल नियम, 2 लाइन संख्या श्रृंखला, प्राकृतिक संख्याओं पर कुछ नियम से रिलेटेड क्वेश्चन। सांख्यिकीय विश्लेषण में आंकड़ों का चार्ट, ग्राफ, तालिका के माध्यम से प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों की पर्याप्तता जैसे संबंधित मुद्दे भी आपको इसमें पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका पहला यूनिट। यूनिट 2 आप में जो होगा वो प्रश्नों की संख्या इसमें 20 रहने वाली है और 30 नंबर का ये टॉपिक रहेगा। इसमें अगर हम देखें तो अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि देयर शैल बी अ लॉन्ग पैसेज इन इंग्लिश फॉर ए कंप्रीहेंशन फॉलोड बाय 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस ऑफ 1.5 मार्क ईच। दीज क्वेश्चंस will test the candidate ability to comprehend the ideas contained in the passage as well as his and her knowledge of English language grammar। यानी कि आपको इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज चेक की जाएगी, तो आपको इंग्लिश पर कितनी अच्छी पकड़ है, उसकी व्याकरण आपको इतने अच्छे से आती है। तो एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसके माध्यम से आप उसको आंसर करेंगे और उससे आपकी ग्रामर नॉलेज भी चेकआउट होगी। साथ ही यहाँ पे द 4 क्वेश्चन 1.5 मार्क ईच बेस्ड ऑन लैंग्वेज ग्रामर में कवर द फॉलोइंग एरियाज, यानी कि आपको वोकैबुलरी पूछ ली जाएगी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीजें आपको इंग्लिश में आएंगी, इंग्लिश से आपको उसके बारे में जानकारी देना है जो भी आपको पूछा जाएगा। उसी तरीके से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी से रिलेटेड भी, हिंदी भाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा में भी बोधगम्यता कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसमें भाषा में बोधगम्यता कौशल है दिए गए विस्तृत अपठित गद्यांश का अवतरण, वे उससे संबंधित विषय वस्तु, भाषा, व्याकरण पर आधारित 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन का 1.5 अंक होगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प ABCD दिए जाएंगे, जिसमें से एक उत्तर आपको सही है ये बताना होगा। वहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रत्येक 1.5 अंक का अपठित गद्यांश के कथ्य, शीर्षक, उद्देश्य, भाषा, लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार, शब्द विवेक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, क्रियाकलाप आदि आधारित यहां पर होने चाहिए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहां पर आएगा और उसकी जानकारी यहां पर आपको देनी है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ है प्रीलिम्स का पेपर। तो प्रीलिम्स में पेपर 1 और पेपर 2 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। अब अगली जो कड़ी यहां पर शुरू होगी, यानी जब आप प्रीलिम्स में इतनी तैयारी कर लेते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम जाते हैं, देते हैं, प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
वो जरूरी है कि आप इन चीजों पर एक अच्छी पकड़ बनाएं, डिटेल स्टडी करें, अच्छी नॉलेज गेन अप करें, और जब यहां पर पहला चरण आपका पड़ाव यहां पे क्लियर हो जाएगा इस नॉलेज के साथ, तब आपकी परीक्षा शुरू होती है दूसरे चरण की।